धरती को बूढ़ा ना होने दे। आज हमारी धरती माता की जो स्थिति है वो पहले कभी नहीं थी। उसकी स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि हमारी धरती माँ अब वृद्धा अवस्था में है। इसका एक प्रमुख कारण वनों की अंधाधुंध कटाई और भूमर्भीव दोहन है, जो धरती को कपकपा रहा है। भारत में कभी 80% सघन वन क्षेत्र था, जो आज केवल 9% ही रह गया है। इसके कारण भूकंप भी तेजी से धरती पर आ रहे हैं। सामान्य तौर से भूकंप के दो प्रकार से होते हैं। सामान्य तौर से भूकंप दो प्रकार के होते हैं। एक वे जो धरती के भीतर टकराहट से उत्पन्न होते हैं। दूसरे वे जो धरती के अंदर गर्मी बढ़ जाने के कारण ज्वालामुखी विस्फोटक से आते हैं। इस हमारी पृथ्वी की आंतरिक सतह प्लेटों से घनी है, जिनमें कहीं गति तो कहीं स्थिरता आती रहती है। पृथ्वी की इन प्लेटों में तरंगें होती हैं। धरती की सतह के नीचे या उसके आसपास ऊर्जा के मुक्त होने के से वह स्थान अथवा उसकी परत तेजी से घड़ी में पेंडुलम की तरह हिलने लगती है। यही भूकंप का कारण बनती है। हमारे देश में उत्तर पूर्वी भारत में धरती की परत हर साल 5 सेंटीमीटर खिसक रही है। ये स्थिति भूकंपों की संवेदनशीलता को बढ़ाती है और भूकंप आने की संभावना को भी। जिन स्थानों पर ये प्लेटें देर से टूटती हैं, वहाँ भयंकर भूकंप आते हैं। तिब्बत जैसी स्थिर प्लेटों को फुट और भारतीय चालायमान प्लेटों को हैंगिंग कहा जाता है। हैंगिंग प्लेटों को लगातार पीछे की गति का दबाव पड़ता रहता है और इससे वहाँ विद्युत चालकता उत्पन्न हो जाती है। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि इस विद्युत चालकता का पैदा होना असल में धरती के गर्भ में हिलोरे लेते पदार्थ की देन है। ये पदार्थ जहाँ भी पहुँचता है वहाँ विद्युत चालकता बढ़ाता है और उस क्षेत्र में भूकंप आने के खतरे बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह भी मानना है कि 5 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप हमेशा सूर्योदय से कुछ समय पहले आते हैं, जबकि इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप आधी रात के बाद अपना असर दिखाते हैं। भूकंप के कारण धरती की होने वाली दुर्दशा का पहली बार वैज्ञानिक अध्ययन 1755 में किया गया, जब लिस्बन में एक विनाशकारी भूकंप आया था। इसकी वैज्ञानिक जांच पड़ताल लंबे समय तक चली और फिर यह तथ्य सामने आया कि भूकंप की शुरुआत धरती के स्तर से काफ़ी नीचे तरल चट्टानों में होती है। इस स्थान को भूकंप का नाभिकीय केंद्र कहते हैं। इसके ठीक ऊपर धरती की सतह वाले स्थित स्थान को अभिकेंद्र कहा जाता है। भूकंप का प्रभाव क्षेत्र सामान्यतः 1 लाख वर्ग किलोमीटर तक होता है, लेकिन कभी कभी यह क्षेत्र बढ़कर 12 लाख वर्ग किलोमीटर तक भी जा पहुंचता है। अभी हाल में ही 21 अप्रैल के दिन चीन के पश्चिमी चुयान प्रांत में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनकी तीव्रता 6 थी, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए और कई हजार लोग घायल हुए। इस भूकंप में भूस्खलन अधिक हुआ, जिससे तबाही बहुत ज़्यादा हुई और जन धन का बहुत नुकसान हुआ। इससे पहले भी मई 2008 में यहाँ तेज भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 8 सेंटीमीटर थी, और उस समय लगभग 90,000 लोग मारे गए थे। इसी तरह 13 अप्रैल को जापान पे भूकंप के झटके महसूस किए गए थे।
इससे पूर्व जापान में 11 मार्च 2011 को सबसे अधिक 89 तीव्रता का भूकंप आया था और साथ में सुनामी लहरें भी आई, जिससे जापान का बहुत सारा बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जापान का बहुत सारा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था। एक लंबे अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट दी है कि भूकंप के स्थान 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक तो वह स्थान है जहां समुद्री प्लेटें धरती के क्षेत्र में प्रवेश किए होती हैं। दूसरे वह क्षेत्र जहां धरती की प्लेटें एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं। और तीसरे वह स्थान जहां विभिन्न महाद्वीप एक दूसरे की ओर खिसक रहे हैं। भूकंप किस तरह आते हैं, इसे समझने के लिए हमें पृथ्वी के केंद्रीय हिस्से को समझना होगा। पृथ्वी की केंद्रीय शोध अध्ययन ये बताते हैं कि सृष्टि निर्माण के समय पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षक शक्ति थी वह अत्यंत प्रबल थी, लेकिन अब वह शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले ब्रह्मांड के लगातार प्रसार के साथ ये शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसका एक कारण धरती पर लगातार बढ़ता प्रदूषण, वातावरणीय प्रदूषण व इस प्रदूषण को फैलाने वाले घटक हैं, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपरी हिस्से का अधिकांश भाग जर्जर, बंजर व अनुपयोगी होता जा रहा है। जैसे एक छोटे बच्चे में बहुत आकर्षण शक्ति होती है, बड़े होने पर उसकी सुंदरता और निखर आता है, लेकिन बुढ़ापा आने पर उसकी कार्यवाहक शक्तियाँ जवाब देने लगती हैं और उसके शरीर में किसी भी प्रकार की क्षति की भरपाई भी मुश्किल से हो पाती है। ठीक यही स्थिति समय हमारी धरती माता की होती जा रही है। धरती की इस स्थिति के लिए हम कभी जिम्मेदार हैं, जिसके कारण असमय ही धरती का पर जीर्ण होने के लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन इसे दूर करके पुनः इसकी गरिमा व आकर्षण शक्ति को वापस लाया जा सकता है, यदि हम सभी इसके लिए कृत संकल्पित हों। इसके लिए हमें सर्वप्रथम धरती के वातावरण को प्रदूषित करने वाले हानिकारक तत्वों के प्रयोग पर रोकथाम लगानी होगी, धरती की हरियाली बढ़ानी होगी और उसके उत्तम जल स्रोतों को स्वच्छ करने के लिए खनिज स्रोतों के अंधाधुंध दोहन को रोककर ऊर्जा के गैस परंपरागत स्रोतों को उपयोगी बनाना होगा और परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता को विराम देना होगा। तभी हम अपनी धरती माता को फिर से स्वच्छ, सुंदर बना सकेंगे। इस दिशा में एक अच्छी पहल